Hello students, welcome to the YouTube channel of Science Zone. My name is Suban Pandey and this is the ninth and the last video of chapter electrochemistry. In previous video, we completed the concept of effect of dilution on conductivity of electrolytes. Now, in this video, we will study few theoretical topics like primary and secondary cells, their examples, construction, property and uses. And at last, we will discuss corrosion topic along with its effect and its preventive measures. But before that, please subscribe the channel so that you can get notification of all the newly uploaded videos and also like and share the video to promote our channel. So let's start the video from our first topic, that is type of batteries. Batteries are source of obtaining electric current. That means by the help of battery you can get electricity. But ये पॉसिबल कैसे होता है? एक्चुअली बैटरी इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जहां पे स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन की एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में टू गेट इलेक्ट्रिक करंट. अब जो बैटरी है इसके अंदर दो ब्रॉड कैटेगरीज हो सकती है. फर्स्ट इज प्राइमरी सेल एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी सेल. अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जो प्राइमरी सेल है इट इज द बेसिक काइंड ऑफ सेल जिसको हम लोग सिर्फ वन टाइम यूज कर सकते हैं. आफ्टर द वन टाइम यूज the cell is actually useless because the spontaneous redox reaction is completed. That means जो भी आप normal days में regular battery use कर रहे हैं in your remotes, in your toys, generally they are primary cell. अब इन cells में क्या होता है? In primary cell there is a spontaneous redox reaction जो कि only one direction में move हो सकता है, that is forward direction. And that time जो भी spontaneous redox reaction की energy होती है that is free energy delta G, it is converted into electrical energy, right? Now ये जो electrical energy है इसको हम लोग यूज करते हैं in our daily life. अब एक बार जब reaction complete हो जाता है after that the battery is considered dead. अब उसको हम यूज नहीं कर सकते, it cannot be recharged. But the second category is secondary cell. अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है बैटरी की that is it can be recharged. अब इसका पॉसिबिलिटी कैसे हुआ? बिकॉज यहाँ पे जो स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है दे कैन मूव इन बोथ डायरेक्शन. दैट मीन्स इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा इट इज स्पॉन्टेनियस बिकॉज इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन जो रिवर्स रिएक्शन आप करेंगे इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस. फॉर दैट यू हैव टू अप्लाई एक्सटर्नल ईएमएफ. दैट मीन्स आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी. दैट मीन्स आप जब भी बैटरी को यूज करेंगे एट दैट टाइम बैटरी विल डिस्चार्ज. जब डिस्चार्ज होगा तो जो रिएक्शन होगा दैट इज स्पॉन्टेनियस. और जब बैटरी फिनिश हो जाती है आफ्टर दैट आपको क्या करना पड़ेगा? रिचार्ज. एट दैट टाइम जो भी रेडॉक्स रिएक्शन इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस. फॉर दैट यू हैव टू अप्लाई एक्सटर्नल ईएमएफ. तो आपके पास दो तरह के रिएक्शन होंगे, डिस्चार्ज एंड रिचार्ज. वाइल जो प्राइमरी सेल था आपका वहां पे सिर्फ ओनली डिस्चार्ज रिएक्शन इज पॉसिबल. नाउ सेकेंडरी सेल को आप ये भी कह सकते हैं कि जब वो डिस्चार्ज होता है एट दैट टाइम इट बिहेव एज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बिकॉज ये आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है. बट व्हेन दे रिचार्ज इट बिहेव्स एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बिकॉज एट दैट टाइम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है. अब प्राइमरी सेल्स के अंदर आपके जनरल एग्जांपल्स में आपको दो एग्जांपल स्टडी करने हैं. वन इज ड्राई सेल एंड सेकंड वन इज मर्क्यूरी सेल. सिमिलरली आपको सेकेंडरी सेल के अंदर दो एग्जांपल स्टडी करने हैं. फर्स्ट वन इज लेड स्टोरेज सेल एंड सेकंड वन इज निकल कैडमियम स्टोरेज सेल. नाउ वी विल डिस्कस both primary and secondary cell in detail and we will also study examples of primary and secondary cell one by one. लेकिन इन examples को study करते समय हमें 10 points का ध्यान रखना है. First, name of the cell. Like अगर हम लोग dry cell study कर रहे हैं then it is also known as leak length cell और mercury cell और nickel cadmium cell और lead storage cell. That means first example जो हमें याद रखना है that is name of the cell. Now second point we have to also remember the type of the cell, whether the cell is primary cell or secondary cell. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस सेल को ओनली वन टाइम यूज कर सकते हैं दैट इज प्राइमरी सेल एंड विच सेल कैन बी रिचार्ज उन्हें हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेल. थर्ड पॉइंट हमें याद रखना है द इलेक्ट्रोड विच इज यूज्ड एज एनोड. हर एक सेल के अंदर एनोड में यूज होने वाला इलेक्ट्रोड हमें याद रखना है. फोर्थ पॉइंट हमें याद रखना है कि
कि द इलेक्ट्रोड विच इज यूज्ड एज कैथोड, दैट मीन्स कौन से मेटल या नॉन मेटल के रॉड्स को हम लोग यूज कर रहे हैं एज कैथोड। फिफ्थ पॉइंट हमें याद रखना है कि विच इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड इन द सेल। अब ये इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं ये एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में हो सकते हैं, दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट एक्सेट्रा। सिक्स्थ हमें पॉइंट याद रखना है एनोडिक रिएक्शन, दैट मीन्स जैसा कि हम जानते हैं कि एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। सेवेंथ पॉइंट हमें याद रखना है कैथोडिक रिएक्शन, जैसा कि हम जानते हैं कि कैथोड पे रिडक्शन रिएक्शन होता है। एट्थ पॉइंट हमें ध्यान रखना है ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन, दैट मीन्स एनोडिक रिएक्शन दैट इज हाफ सेल, कैथोडिक रिएक्शन दैट इज सेकेंड हाफ सेल को कंबाइन करके हमारा जो फुल सेल रिएक्शन होता है दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन, हमें ये याद रखना है। नाइन्थ पॉइंट हमें याद रखना है द वोल्टेज ऑफ द सेल। हर एक सेल का एक अपना इंडिविजुअल वोल्टेज होता है जो कि एक एनोड और कैथोड के कॉम्बिनेशन से बनता है। वी हैव टू रिमेंबर दैट वोल्टेज। एंड लास्ट पॉइंट हमें याद रखना है यूजेस ऑफ द सेल। हर एक सेल के कुछ इंडिविजुअल या स्पेसिफिक यूज होते हैं, दैट वी हैव टू रिमेंबर। ऑल्सो अगर उस सेल की कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है वो हमें याद रखना है। सो लेट्स स्टार्ट अवर प्राइमरी सेल फ्रॉम द फर्स्ट एग्जाम्पल दैट इज ड्राई सेल। ड्राई सेल और लीक-क्लेंच सेल, ये जो सेल है इट इज द प्राइमरी सेल। इसको फर्स्ट प्रिपेयर किया था फ्रेंच साइंटिस्ट लीक-क्लेंच ने, सो इट इज ऑल्सो नोन एज लीक-क्लेंच सेल। इस सेल के अंदर अगर हम बात करें एनोड की, तो एनोड जो है इट इज जिंक कंटेनर और जो कैथोड होता है इट इज ग्राफाइट रॉड सराउंडेड बाय मैग्नीज ऑक्साइड पाउडर। इलेक्ट्रोलाइट जो यहाँ पे यूज होता है दैट इज पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। एनोड पे जिंक का ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड के सरफेस पे दैट मीन्स ग्राफाइट के सरफेस पे मैग्नीज ऑक्साइड का रिडक्शन होता है। ओवरऑल जो रिएक्शन होता है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जिंक ऑक्सीडाइज हो जाता है एंड मैग्नीज जो है वो रिड्यूस हो जाता है। नाउ दिस रिएक्शन इज एक्चुअली इरिवर्सिबल, दैट मीन्स ये ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। दैट्स वाई ये प्राइमरी सेल है एंड इट कैन बी यूज्ड ओनली वन टाइम, आफ्टर दैट इट बिकम्स डेड। अब इसके रिएक्शन को देख लेते हैं। रिएक्शन में हम देख सकते हैं कैथोड पे मैग्नीज जो है इट इज एक्चुअली +4 और ये रिड्यूस होके +3 स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज रिडक्शन, जो कि हमारे कैथोड विच इज ग्राफाइट के सरफेस पे होता है। ना बात करते हैं एनोड की। एनोड जो है जिंक है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट न्यूट्रल स्टेट में 0 होता है। ये ऑक्सीडाइज होके +2 में कन्वर्ट हो जाता है एट एनोड, जो कि हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। नाउ इस सेल के कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पे जिंक का एक कंटेनर है जो बिहेव करता है एज एनोड। ये एनोड है हमारा। नाउ कैथोड की बात करें, कैथोड इज ग्राफाइट और जैसा कि मैंने बताया था कि ग्राफाइट के अराउंड मैग्नीज ऑक्साइड का पाउडर हम लोग यूज करते हैं। अब यहाँ पे मैग्नीज ऑक्साइड जो है इट इज ऑल्सो बिहेविंग एज अ डीपोलराइजर। इस पॉइंट को आप खास याद रखना। इसका मतलब ये होता है कि ये सेल के अंदर चार्ज को एक्यूमुलेट नहीं होने देता। नाउ यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट इज एक्चुअली वेट पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। जैसा कि नाम हमें सजेस्ट कर रहा है ड्राई सेल, बट एक्चुअली सेल इज नॉट कंप्लीटली ड्राई। यहाँ पे जो पेस्ट होता है इट इज वेट। अगर कंप्लीटली ड्राई होता दैट टाइम आयंस कैन नॉट मूव इन द सेल। सो फॉर द मोबिलिटी ऑफ आयंस हम लोग जो इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं इट इज एक्चुअली वेट पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। अब यहाँ रिएक्शन की जो बात हो रही थी ये इरिवर्सिबल है और इस रिएक्शन के कारण जो हमारा कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन है इससे ये सेल 1.5 वोल्ट प्रोड्यूस करता है। अगर हमें इससे ज़्यादा वोल्टेज चाहिए देन वी कैन यूज अ सीरीज ऑफ ड्राई सेल, दैट मीन्स हम मोर देन वन सेल को सीरीज में कनेक्ट करके ज़्यादा वोल्टेज ऑब्टेन कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात और याद रखनी है हमें कि यहाँ पे जो ग्राफाइट की जो रॉड होती है विच इज़ एक्चुअली कैथोड, इसको ऊपर में मेटल के कैप से कवर किया जाता है और यहाँ जो जिंक एनोड हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज जिंक कंटेनर, इसे भी स्टील या किसी और मेटल के कोटिंग से कवर किया जाता है टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ लीकेज। अब इस सेल को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? तो जनरली ये सेल जो है कंप्लीटली यूज़ होता है हमारे डेली लाइफ में
बैटरीज को रिमोट में हम यूज कर सकते हैं, टॉयज में यूज कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो यूज इन टॉर्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो एंड अदर बिग और स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. सो ये हमारा फर्स्ट कैटेगरी थी, दैट इज ड्राई सेल. नाउ our second example of primary cell is mercury cell. It is also known as Rubin-Moldry cell या फिर इसे बटन सेल भी जनरली बुलाया जाता है. जैसे कि ड्राई सेल को हम लोग इन जनरल पेंसिल सेल बोलते हैं, सिमिलरली वी ऑल्सो कॉल मर्क्यूरी सेल एज बटन सेल. नाउ इस सेल की खास बात यह है कि ये लो करंट प्रोड्यूस करता है. दैट मीन्स इनको ऐसे डिवाइसेस में हम यूज कर सकते हैं विच रिक्वायर्स लेस वोल्टेज. नाउ इस सेल के कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज प्राइमरी सेल बिकॉज ये सिर्फ वन टाइम यूज हो सकता है. अब इस सेल के अंदर जो एनोड है, यहाँ पे हम लोग जिंक एंड मर्क्यूरी का कॉम्बिनेशन दैट इज अमालगम यूज करते हैं. यहाँ पे जो कैथोड है, कैथोड पे हम लोग मर्क्यूरिक ऑक्साइड दैट इज HgO और कार्बन के पाउडर का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं एज अ कैथोड. इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं एज अ पेस्ट. अब रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो एनोड की अगर बात करें तो एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, जहाँ पे हमारा जो जिंक है ये अपना ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +2 में चेंज करता है. सिमिलरली अगर हम कैथोड की बात करें तो कैथोड पे हमारे रिडक्शन रिएक्शन होते हैं, जहाँ पे हमारा मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है ये +2 स्टेट से 0 स्टेट में कन्वर्ट होता है. सो ओवरऑल अगर हम कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे जिंक अपना ऑक्सीडेशन कर रहा है, दैट मीन्स 0 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है. सिमिलरली मर्क्यूरिक ऑक्साइड +2 से 0 में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन्स ये अपना रिडक्शन कर रहा है. अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि ड्यूरिंग दिस नेट रिएक्शन देयर इज नो आयंस इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, यानी पूरे रिएक्शन में किसी तरह का आयंस फॉर्म नहीं होता है. सो बिकॉज ऑफ दैट वी कैन से दैट इस सेल की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि ये अपने होल लाइफ टाइम में कांस्टेंट वोल्टेज दैट इज 1.35 वोल्ट प्रोड्यूस करता है और इसकी लाइफ टाइम भी बाकी सेल के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है. नाउ इस सेल को हम लोग कहाँ यूज़ कर सकते हैं? तो इन सेल्स को हम लोग जनरली यूज़ करते हैं हियरिंग एड्स में या वॉचेस में विच रिक्वायर्स लेस वोल्टेज. सो दिस वॉज अवर सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ primary cell which is mercury cell. Now our next category is secondary cell and our first example is lead storage cell. It is also known as acid storage cell or lead accumulator. Here we can combine 2 or more cells in series to obtain more voltage and it can be recharged. So it is also known as storage cell. Now construction की बात करें तो in this cell we use a spongy lead plate as anode and we use a thin plate of lead on which layer of PbO2 is used as a cathode. Now these two electrodes are dipped in H2SO4 solution which has 38% weight by weight concentration and having a density of around 1.3. This is our electrolyte. Now रिएक्शंस की बात करें तो रिएक्शंस में हम सबसे पहले एनोडिक रिएक्शन दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करते हैं. यहाँ पे हमारा लेड जो है इट इज शोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट 0 एट एनोड. नाउ आफ्टर अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन ये +2 स्टेट शो करता है एट एनोड. सिमिलरली हमारा जो लेड ऑक्साइड की लेयर है, यहाँ पे लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है जो कि रिडक्शन करके +2 स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है एट कैथोड. नाउ इन दोनों रिएक्शंस को अगर हम कंबाइन करें देन वी विल गेट आवर रेडॉक्स रिएक्शन. नाउ दिस रिएक्शन इज एक्चुअली डिस्चार्जिंग रिएक्शन. दैट मीन्स जब सेल यूज हो रहा है, जहां पे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, इट इज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज आवर डिस्चार्जिंग रिएक्शन. अगर हम रिचार्जिंग रिएक्शन की बात करें, फॉर दैट वी हैव टू रिवर्स द रिएक्शन. दैट मीन्स हमें इस कंप्लीट रिएक्शन को रिवर्स करना है फॉर रिचार्जिंग रिएक्शन. एंड सेकेंड मोर थिंग, हमें दोनों एनोड एंड कैथोड को भी एक्सचेंज करना है फॉर रिचार्जिंग रिएक्शन. दैट मीन्स जो इक्वेशन आपकी एनोड की डिस्चार्जिंग में है, इसका रिवर्स रिएक्शन आप लिखोगे फॉर कैथोड इन
रिचार्जिंग रिएक्शन, जो आगे हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। और अगर नेट रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको जैसे कि एनोड और कैथोड को कंबाइन करके हमारा जो रिएक्शन मिलेगा, इट इज Pb प्लस PbO2 प्लस 4H प्लस 2SO4 minus 2 gives 2 PbSO4 plus 2H2O. This is our complete redox reaction, which is our discharging reaction. Now for recharging reaction we have to just reverse this complete reaction. So हम लोग recharging reaction के individual एनोडिक और कैथोडिक पार्ट को पहले डिस्कस कर लेते हैं। Now आप यहाँ देख सकते हैं for recharging reaction हमने एनोड एंड कैथोड को रिवर्स कर दिया है, जो कि डिस्चार्जिंग रिएक्शन का ऑपोजिट है, एज वेल एज हमने एनोड एंड कैथोड को एक्सचेंज कर दिया है। नाउ बाय रिचार्जिंग वी कैन अगेन यूज द सेल, बट द सेल इज नॉट 100% एफिशिएंट। जब सेल के अंदर के इलेक्ट्रोलाइट की डेंसिटी 1.2 या उससे लेस हो जाती है, एट दैट टाइम वी हैव टू रिचार्ज द सेल एंड ऑल्सो वी हैव टू एड मोर 38% weight by weight H2SO4 solution as electrolyte to recharge the cell. Second thing, the setup of this cell produces 2 volt of electricity. That means एक single electrode of anode and cathode can produce 2 volt of electricity. But if we need more voltage, तो हम एक से ज़्यादा सेल को सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं. For example, in automobiles like car, 6 cells are joined to get 12 volt or 11 to 12 cells are joined to get 22 to 24 volt. Now हम लोग इस सेल के कंस्ट्रक्शन को स्टडी कर लेते हैं. Now in construction of the cell आप देख सकते हैं कि here anode is our lead plate which is spongy in nature. Cathode is our lead plate on which PbO2 layer is applied. These two electrodes are dipped in H2SO4 solution. It is our electrolyte. And जैसा कि मैंने बताया था, इसका concentration 38% weight by weight है और इसकी density generally around 1.3 होती है at the time of use. अगर density 1.3 से around 1.2 या उससे less हो जाती है on usage, तो हमें इसे recharge करना पड़ता है, as well as हमें इसे electrolyte को add करके replenish करना पड़ता है. Now इसकी बाकी properties की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेल जो है ये कितना वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, ये 2 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। एज वेल एज इस सेल की अगर हम बात करें तो ये 100% एफिशिएंट नहीं है, बिकॉज इसको रेगुलर इंटरवल पे हमें रिचार्ज करना पड़ेगा, एज वेल एज इसके अंदर के सॉल्यूशन को हमें ऐड करना पड़ता है और आफ्टर लॉन्ग यूज ये सेल भी यूजलेस बन जाता है। सो दिस वाज आवर फर्स्ट एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी सेल, दैट इज आवर lead storage cell. Now our next example of secondary cell is nickel cadmium storage cell. Now this cell is also important like our lead storage cell. It has more lifetime, मतलब ये सेल हम ज़्यादा टाइम तक यूज कर सकते हैं compared to lead storage cell, but its production is costly. Now इस सेल की अगर हम बात करें then this cell produces around 1.4 volt. Now let's discuss the construction of nickel cadmium storage cell. Now construction के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा एनोड जो है it is actually cadmium और कैथोड जो है it is our nickel oxide और यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करने वाले हैं it is aqueous solution of potassium hydroxide. Now सेल के रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इट्स डिस्चार्जिंग रिएक्शन, जो कि स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन के कारण होता है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एनोड के लिए कैडमियम जो है ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +2 में कन्वर्ट होता है बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन. दिस इज आवर एनोडिक डिस्चार्जिंग रिएक्शन. अब कैथोड की अगर हम बात करें तो कैथोड में निकल ऑक्साइड +4 से +2 में कन्वर्ट होता है बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन. दिस इज आवर कैथोडिक डिस्चार्जिंग रिएक्शन. अगर हम इनके रिचार्जिंग रिएक्शन की बात करें तो हमें 2 पॉइंट्स का ध्यान रखना है. पहला, हमें इन दोनों रिएक्शंस के रिवर्स रिएक्शंस को कंसीडर करना है फॉर रिचार्जिंग रिएक्शन, एज वेल एज एनोड एंड कैथोड को
एक्सचेंज करना है, जैसा कि हमने पिछले केस में यानी लेड स्टोरेज सेल में भी स्टडी किया था। यानी अगर आप एनोड के रिचार्जिंग रिएक्शन को लिखना चाहते हैं तो एक्चुअली आपको कैथोड के रिवर्स रिएक्शन को लिखना है। सिमिलरली अगर आप कैथोड के रिचार्जिंग रिएक्शन को लिखना चाहते हैं तो आपको एनोड के रिवर्स रिएक्शन को लिखना है इंडिविजुअली। नाउ नेट रिएक्शन की बात करें तो इन दोनों रिएक्शंस को अगर हम कंबाइन करें तो वी विल गेट अवर रेडॉक्स रिएक्शन, जो कि हमारा डिस्चार्जिंग रिएक्शन है, और रिचार्जिंग रिएक्शन के लिए आपको सिर्फ इस रिएक्शन को रिवर्स करना है। नाउ इस सेल के कुछ स्पेशल फीचर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात, ये सेल इज एक्चुअली वेरी लाइट एंड पोर्टेबल, सो हम इसको इजिली कैरी कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ विच आज की डेट में ये काफ़ी जगह यूज़ हो रहा है। जैसे कि इसको यूज़ किया जाता है रिमोट कंट्रोल टॉयज में, इसको यूज़ किया जाता है इमरजेंसी लाइट्स एज वेल एज फ्लैश लाइट में, बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग लाइफ, इट्स लाइट एंड पोर्टेबिलिटी। सो दिस वॉज आवर सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सेल विच इज निकल कैडमियम storage cell. Now our next topic is fuel cells. Now fuel cells are these cells which can transform the energy obtained by the combustion of fuel directly into electrical energy. That means किसी भी फ्यूल के कंबशन से जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे अगर हम डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे डिवाइसेस को हम लोग फ्यूल सेल्स बुलाते हैं। नाउ फ्यूल सेल्स जो हैं वो दो टाइप के फ्यूल्स को यूज करते हैं। जनरली ये गैसेस को यूज करते हैं एज अ फ्यूल, जिनमें हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन या फिर अदर हाइड्रोकार्बन्स को यूज करते हैं एज अ फ्यूल। और सम टाइम कुछ जगहों पे फ्यूल सेल्स लिक्विड फ्यूल्स को भी यूज करते हैं, जिनमें मीथेनॉल, इथेनॉल या फिर मीथेनॉल यूज होता है एज अ फ्यूल। नाउ इन फ्यूल्स के कंबशन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट्स को भी यूज किया जाता है, जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल का, जहां पे हाइड्रोजन इज आवर फ्यूल, ऑक्सीजन जो यूज हो रहा है इट इज आवर ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जहां पे हमारा जो बाई प्रोडक्ट है इट इज वाटर, और अराउंड 571.70 किलो जूल एनर्जी हीट प्रोड्यूस हो रही है। नाउ दिस हीट एनर्जी इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का डायरेक्ट कन्वर्जन होता है इसलिए एनर्जी लॉस लेस होता है, इसलिए जनरली फ्यूल सेल की एफिशिएंसी बाकी के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। थ्योरेटिकली फ्यूल सेल की एफिशिएंसी अराउंड 100% मानी जाती है, बट एक्चुअली प्रैक्टिकली हम देखने जाएंगे इट इज़ अराउंड 70 to 75%, जो कि अगर हम थर्मल पावर स्टेशन की अगर हम बात करें, यहाँ पे कंबशन ऑफ कोल से जो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है इसकी एफिशिएंसी अराउंड 35% होती है, विच इज़ वेरी लेस। सो हम फ्यूल सेल्स को यूज कर सकते हैं एज अ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑफ इट्स हाई एफिशिएंसी। फर्स्ट फ्यूल सेल जो है इट वाज प्रोड्यूस बाय साइंटिस्ट बेकन। आज हम हमारे सिलेबस में जो फ्यूल सेल स्टडी करने वाले हैं दैट इज हाइड्रोजन फ्यूल सेल। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोजन फ्यूल सेल। सो इन हाइड्रोजन फ्यूल सेल, हाइड्रोजन gas is used as a fuel and oxygen gas is used as a oxidizing agent. Now इस सेल के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पे एक वेसल पे दो पोरस कार्बन मेम्ब्रेन अरेंज किए जाते हैं एंड बिटवीन दिस मेम्ब्रेन्स कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एक्वस NaOH is filled. Now ये जो मेम्ब्रेन्स होते हैं दे बिहेव्स एज अ इनर्ट इलेक्ट्रोड. Along with this membranes प्लैटिनम को यूज किया जाता है एज अ एनोड एंड पाउडर ऑफ प्लैटिनम एंड सिल्वर ऑक्साइड इज यूज एज अ कैटालिस्ट एट द इलेक्ट्रोड कैथोड. नाउ इस वेसल के दोनों साइड से दो इनलेट होते हैं जहां पे एनोड की साइड पे हाइड्रोजन गैस को ऐड किया जाता है एंड फ्रॉम द कैथोड साइड ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है. अब जैसा कि हम जानते हैं कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, तो हाइड्रोजन जो है ये H+ फॉर्म करता है बाय ऑक्सीडेशन. सिमिलरली कैथोड पे रिडक्शन रिएक्शन होता है जहां पे O2 गैस O-2 प्रोड्यूस करता है बाय रिडक्शन रिएक्शन, और जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो ये ऑक्सीजन का ऑक्साइड और हाइड्रोजन का H+ कंबाइन होके वाटर प्रोड्यूस करता है जो कि हमारा बाय प्रोडक्ट होता है, एज वेल एज इसमें काफ़ी सारी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है. Now this heat energy is directly converted into electrical energy जो कि हमारे फ्यूल सेल का
प्रिंसिपल है। और थियोरेटिकली जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि इसकी एफिशिएंसी अराउंड 100% हो सकती है, बट रियली इट इज अराउंड 70 to 75%। और ये सेल 1.23 वोल्ट प्रोड्यूस करता है। नाउ इस सेल के एक बार कंस्ट्रक्शन को स्टडी कर लेते हैं। नाउ इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूल सेल आप देख सकते हैं कि फ्रॉम द एनोड साइड हम लोग हाइड्रोजन गैस को ऐड करते हैं एज अ फ्यूल, एंड फ्रॉम कैथोड साइड हम लोग ऑक्सीजन गैस को ऐड करते हैं एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाइड्रोजन अपना ऑक्सीडेशन करके H+ बनाएगा एंड 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। नाउ ये इलेक्ट्रॉन सर्किट में से पास होगा जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, और ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को गेन करके O- फॉर्म करेगा एंड फाइनली दोनों रिएक्ट करके H2O प्रोड्यूस करेंगे, जो कि वाटर के फॉर्म में हम लोग यहां से रिमूव कर लेंगे। नाउ दिस वाटर कैन बी यूज्ड अगेन। नाउ इस प्रोसेस के अंदर हम देख सकते हैं कि बीच में दोनों के कंटेनर के अंदर एक NaOH का एक्वस सॉल्यूशन फिल किया जाता है, जो कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है। और ये हमारा एक सिंपल फ्यूल सेल का सेटअप है, और ये सेल हमें 1.23 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। नाउ लेट्स डिस्कस एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल। नाउ फर्स्ट एडवांटेज इज एयर इज नॉट पोल्यूटेड बाय फ्यूल सेल। जैसा कि हमने देखा था कि फ्यूल सेल के अंदर वाटर वेपर प्रोड्यूस होता है एज अ प्रोडक्ट, and this does not cause any kind of pollution. That means it is eco-friendly. Now second advantage की बात करें, it does not create any sound. That means it has silent operation. It does not cause any noise pollution. Third point की बात करें, it has high efficiency compared to thermal power station. जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि fuel cell can show efficiency of around 70%, जबकि thermal power station can show only around 40% efficiency. So this is our next advantage. Now fuel cells are also used in space shuttle programs like Apollo by American scientists. यहाँ पे जो water vapor produce हुआ था by the operation of fuel cell was used for drinking purpose by the astronauts. And एक most important advantage fuel cell का ये भी है कि this cell never become dead as long as hydrogen and oxygen gas are supplied. That means ये सेल कंटिन्यूसली वर्क कर सकता है अंटिल इसको फ्यूल सप्लाई मिलता रहे। एंड वन मोर थिंग, इस सेल के इलेक्ट्रोड्स को भी रिप्लेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो दीज आर दी एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कोरोजन। सो व्हाट इज मेंट बाय कोरोजन? Whenever a metal is kept open in atmosphere, it reacts with the atmospheric oxygen, moisture and acids. That property is corrosion, because of which our metal get degraded. That means अगर आप किसी भी मेटल को एटमॉस्फेयर में ओपन रखेंगे तो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ, मॉइस्चर के साथ एज वेल एज एसिड्स के साथ रिएक्ट करके ग्रेजुअली डैमेज हो जाता है। दैट प्रॉपर्टी इज कोरोजन। ना कोरोजन के बारे में आपने 10th में भी पढ़ा था, बट दिस टाइम हम लोग कोरोजन की प्रॉपर्टी को डिटेल में स्टडी करेंगे। कोरोजन के आपने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स देखे होंगे अपने डेली लाइफ में, जैसे कि कॉपर एंड ब्रास के वेसल्स होते हैं उन पे ग्रीनिश या ब्लू स्पॉट आपको देखने को मिलते हैं, या फिर सिल्वर के जो आर्टिकल्स होते हैं उनकी शाइन, उनका लस्टर ग्रेजुअली डल हो जाता है। दे बिकम टार्निश बिकॉज ऑफ कोरोजन, बिकॉज उनके सरफेस पे सिल्वर सल्फाइड की लेयर फॉर्म हो जाती है। ना कोरोजन को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज ड्राई कोरोजन, सेकेंड इज वेट कोरोजन। अब ड्राई कोरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कोरोजिव गैसेस जो कि क्रिएट होते हैं ड्यू टू पॉल्यूशन। सो ड्राई कोरोजन आपको उन एरियाज में देखने को मिलेगा जहां पे ज्यादा पॉल्यूशन है, दैट इज पॉल्यूटेड सिटीज और इंडस्ट्रियल एरियाज। वेट कोरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मॉइस्चर जो कि वाटर होता है, जो कि प्रेजेंट होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, एज वेल एज ऑक्सीजन गैस एंड फ्यू एसिड्स। अब इनमें जो जनरली एसिड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं दे आर कार्बोनिक एसिड, सल्फरस एसिड एंड नाइट्रस एसिड। ना कोरोजन के अंदर सबसे कॉमन एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, और आज के हम टॉपिक में आयरन के कोरोजन के मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे। रस्टिंग ऑफ आयरन, लेट्स सपोज दिस इज अ आयरन रॉड। इस रॉड के ऊपर एक वाटर का ड्रॉप प्रेजेंट है और ये रॉड एटमॉस्फेयर में ओपन रखा हुआ है, दैट मीन्स इट इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एयर। नाउ हमें वाटर में से H+ एंड OH- मिल जाएंगे, एयर में से हमें
O2 गैस मिल जाएगा, एज वेल एज एयर के अंदर प्रेजेंट एसिड्स में से हमें H+ मिल जाएगा। नाउ कोरोजन प्रोसेस जब स्टार्ट होगा तो इनिशियली हमारा Fe रिएक्ट करेगा और ये फॉर्म करेगा Fe से Fe+2, बट इसका कंप्लीट रिएक्शन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमारा Fe जो है वो इनिशियली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा एंड इन द प्रेजेंस ऑफ H+। नाउ ड्यूरिंग दिस रिएक्शन Fe जो है ये Fe+2 बनाएगा, यानी इसका ऑक्सीडेशन हो गया along with water molecule. Now during this process actually 2 moles of Fe react करके 2 moles of ferrous ion प्रोड्यूस होंगे और इसके अंदर हमारे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। सो दिस पार्ट इज नोन एज एनोड, क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। नाउ ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, ये 4 इलेक्ट्रॉन एक्चुअली ऑक्सीजन गेन करेगा, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो एक स्मॉल सा इलेक्ट्रोकेमिकल सेटअप यहाँ पे क्रिएट होगा। नाउ ड्यूरिंग दिस रिएक्शन ये ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ H+ एंड इट विल प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। सो हमारे पास 2 रिएक्शन हो गए, एनोड पे हमारा ऑक्सीडेशन हो गया एंड कैथोड पे हमारा रिडक्शन रिएक्शन अकर हुआ। नाउ ये Fe+2 जो है ये फर्दर ऑक्सीडेशन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। तो इसका आगे का इक्वेशन होगा कि आपके 4 Fe+2 के आयंस जो हैं ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एंड वाटर के 4 मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंस में फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे एंड इट विल फॉर्म Fe2O3 along with 8 H+ आयन, दैट मीन्स फेरस से फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा। और फाइनली ये जो फेरिक ऑक्साइड है दैट इज Fe2O3 ये वाटर के X मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके Fe2O3 डॉट XH2O फॉर्म करेंगे विच इज एक्चुअली रस्ट। नाउ इसके एनोडिक और कैथोडिक रिएक्शन को इंडिविजुअली स्टडी कर लेते हैं। नाउ एनोड पे हम जैसा कि देख सकते हैं कि Fe जो है ये Fe से Fe+2 बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और फाइनली ये Fe+2 वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Fe2O3 फॉर्म करता है और ये Fe2O3 जो कि फेरिक ऑक्साइड है ये वाटर के X मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करके रस्ट फॉर्मेशन करता है। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो पार्ट ऑक्सीडेशन करता है दैट पार्ट इज एक्चुअली एनोड, जो कि Fe वाला पोर्शन है, और जिस पार्ट में ऑक्सीजन गैस अवेलेबल है जहां पे हमारा रिडक्शन रिएक्शन होता है दैट इज कैथोड पार्ट। नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। इसमें हम जो फर्स्ट मेथड पढ़ने वाले दैट इज बैरियर प्रोटेक्शन। दैट मीन्स इसमें हम लोग मेटल के सरफेस को मॉइस्चर या एयर के कॉन्टेक्ट में आने से रोकते हैं। इन दिस मेथड वी अप्लाई वैक्स, ऑयल और ग्रीस लेयर ऑन द मेटल सरफेस, जिसके कारण हमारा मेटल जो है वो डायरेक्ट एयर के या वाटर के कॉन्टेक्ट में ना आ सके। ऑल्सो वी कैन अप्लाई एनिमल पेंट दैट इज मेटेलिक पेंट, जिससे हम लोग मेटल के सरफेस को कोट कर देते हैं जिसके कारण वो ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में नहीं आ पाएगा। एंड लास्ट मेथड इसमें है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिसके अंदर हम लोग लेस रिएक्टिव मेटल को मोर रिएक्टिव मेटल के सरफेस के ऊपर कोट कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ सेकंड मेथड इज सैक्रिफाइसल प्रोटेक्शन, जिसके अंदर हम लोग एक ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल या रिएक्टिव मेटल को लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव या लेस रिएक्टिव मेटल के सरफेस के ऊपर कोट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जिंक की कोटिंग करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, दैट प्रोसेस इज गैल्वेनाइजेशन। या फिर हम लोग मैग्नीशियम के ब्लॉक्स को शिप के प्रोपेलर्स पे अटैच कर देते हैं, जिसके कारण सी वाटर में मैग्नीशियम का ब्लॉक रिएक्ट करता है और हमारे प्रोपेलर को रिएक्ट होने से बचाता है। सच टाइप ऑफ प्रोटेक्शन इज नोन एज सैक्रिफाइसल प्रोटेक्शन या फिर दे आर नोन एज सैक्रिफाइसल एनोड। और जो हमारा लास्ट प्रोटेक्शन है दैट इज अप्लाइंग सम केमिकल्स लाइक एंटी रस्ट और इनहिबिटर्स। दे बिहेव्स एज अ नेगेटिव कैटालिस्ट, जो कि हमारे कोरोजन के प्रोसेस को या तो डिले करते हैं या तो स्टॉप करते हैं। सो दीज आर फ्यू मेथड्स बाय विच कोरोजन कैन बी prevented. So students, in today's video we covered the complete concept of primary and secondary cells. We discussed the construction and working of dry cell, mercury cell, lead storage cell, nickel cadmium cell and hydrogen cell, as well as at last we discussed the mechanism of corrosion and its preventive measures. If you have any doubt in today's topic, you can ask me in the comment section. You can download the assignment related to today's topic from the link given in the description section.
If you found this video useful, then like and share the video. So that's all for today. See you in the next video with a new chapter. Till then, keep learning, keep revising, and keep practicing.